और बात प्रेम की हो रही है। और प्रेम अलग अलग लोगों की जुबान पर, अलग अलग लोगों के जहन में अलग अलग मायने रखता है। किसी के लिए प्रेम पूजा है, किसी के लिए प्रेम शारीरिक है, किसी के लिए प्रेम आध्यात्मिक है, मानसिक है, अलग अलग चीजें हैं। लेकिन ये तीन लेखिकाएं हमें बेहतर आज समझा पाएंगी और बता पाएंगी कि प्रेम दरअसल इनके लेखन में इतना क्यों है। शुरुआत में मनीषा जी के साथ करूंगी। आपके लेखन में प्रेम कब, कैसे और क्यों आया? मैं अगर प्रेम की बात करूं तो मेरी पहली ही कहानी एक प्रेम कहानी थी, प्रेत कामना। तो मुझे लगता है कि कोई भी साहित्य, अगर हम रोमांटिसिज्म की बात करें कि जहां से यूरोप से 18वीं सदी में रोमानियत या रोमांटिसिज्म जहां से आता है, तो वर्ड्सवर्थ जहां से शुरू होते हैं, तो मुझे लगता है कि अगर पूरा समूचा विश्व का साहित्य देखा जाए तो उसके कहीं ना कहीं केंद्र में प्रेम होता ही है। और सारे युद्धों को देखा जाए तो वहां कहीं ना कहीं प्रेम होता ही है। और मैं अगर ये बात कहूं कि प्रेम केवल रोमान है तो ये गलत होगा। प्रेम वह है जो हम हर सुंदर चीज से करते हैं। प्रेम हम अपनी धरती से करते हैं, अपने देश से करते हैं, प्रेम हम प्रकृति से करते हैं, बच्चों से करते हैं, और प्रेम करने से हम प्रेम करते हैं। इसीलिए जितने भी प्रेम कथाएं हैं, वो कल बात हो रही थी अपराध बिकता है, मुझे लगता है प्रेम उससे कहीं ज्यादा बिकता है। तो जब तक ये प्रेम बिकता रहेगा, साहित्य में प्रेम आता रहेगा। और मेरी पहली कहानी जो थी प्रेत कामना, वो एक प्रोफेसर और एक उसकी छात्रा की प्रेम कहानी थी। रश्मि जी, क्योंकि मैंने ये सवाल मनीषा जी से पूछा है और अलग अलग लोगों का जो इंटरप्रिटेशन होता है प्रेम का, वो चल रहा है, आप यूज करिए खाली उसे जी। अलग अलग लोगों का अलग अलग इंटरप्रिटेशन होता है प्रेम का। आपका क्या है? क्यों आपके लेखन में प्रेम आया और कैसे आया? और जैसा कि उन्होंने कहा कि प्रेम सिर्फ व्यक्ति से नहीं होता, प्रेम अपने धरती से, अपने देश के लिए, अपनी प्रकृति से, किसी के लिए भी हो सकता है। मेरे ख्याल से प्रेम के साथ ही हम जन्मते हैं, वो माँ के गर्भ में ही हमारे अंदर कहीं आ जाता है। और रोमान, ये बहुत अच्छा विषय आपने चुना है। तो वो रोमानियत जो होती है वो कहीं हम सब के अंदर है, और वो रोमानियत प्रेम से भी कहीं बड़ी चीज़ है। क्योंकि प्रेम जो आदमी का प्रेम होता है, मनुष्यों का प्रेम, वो टूट भी जाता है, उससे दुख भी आते हैं, जो हमारी एक्सपेक्टेशन होते हैं वो पूरी नहीं होती है। पर अगर हम रोमानियत हमारे अंदर जिंदा है तो वो हम खोज लेते हैं दुनिया में, दुनिया की हर शय में, हर चीज़ में हम एक रोमान खोज लेते हैं। और लेखन भी हमारे लिए एक रोमानियत है जो लगातार हमें हमसे प्रेम करना सिखाता है। दुनिया की हर चीज़, अभी आप देख रहे हैं हम सबसे वो समय में रह रहे हैं, बहुत विकट समय है हमारा। रिश्ते, प्रतिबद्धताएं सब टूट रही हैं। अभी प्रतिबद्धता बड़ा ट्रेंडिंग शब्द सोशल मीडिया पे है। तो सब कुछ टूट रहा है, छिन्न भिन्न हो रहा है, इतनी हिंसा है, इतनी घृणा है। पर अगर उसमें हम अपने रोमान को जिंदा रखें ना, अगर हम ये देखें कि हमें इसमें से सुंदर चुन लेना है, हमें इसमें से जो सबसे आकर्षक है उसे बचा लेना है, और वो सबसे सुंदर चीज़ प्रेम है जो हमें हर हाल में बचा के रखनी चाहिए, अपने अंदर भी और दुनिया में जो भी हमसे इंटरेक्ट करें, हमारे पाठक, हमारा परिवार, जो हमारे लेखक हैं। तो मुझे लगता है कि प्रेम है इसलिए हम लिख पा रहे हैं। तमाम विपरीत चीज़ों के बीच भी हम उस एक शय को खोज निकालते हैं जो प्रेम है और जो हमें लिखने के लिए बाध्य करता है। तो मेरे ख्याल से हम लिख ही पा रहे हैं क्योंकि प्रेम है। प्रेम को हम बचा लेते हैं किसी भी तरह, और ये प्रेम सिर्फ किसी और से नहीं होता, ये सबसे पहले अपने आप से होता है। सुषमा जी, आपका जो लेखन है उसमें कुछ पंक्तियां यहाँ पर मैं कहना चाहूंगी। कितरा और तुम्हारी पीठ का पर लिखा मेरा नाम, जिंदगी की कशिश थी ये जो मौत पर भारी था। अब बात क्योंकि प्रेम की हो रही है और सेशन का नाम है थोड़ा रोमान हो जाए, थोड़ा क्यों, ज्यादा क्यों नहीं, क्यों नहीं ये? नेहा जी, अगर मैं इस बात को ऐसे शुरू करूं कि हम लोग कुछ भी क्यों लिखना चाहते हैं, शायद कुछ हमारा ध्यान आकर्षित करता है कोई चीज़ या हमें विचलित करती है, तब हम उसके बारे में कुछ लिखना चाहते हैं। बहुत पहले से मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती थी कि जिनके लिए जान भी देते थे 5 साल बाद बोरियत लगते हैं वो लोग भी, जिसके लिए आसमान उठा देने को भी तैयार रहते थे। तो मुझे बहुत
जल्दी ये बात स्ट्राइक की कि प्रेम एक ऐसा एसेट है जिसका डेप्रिसिएशन बड़ा फास्ट है, और ये बड़ी आयरॉनिकल सी बात है। तो ये जो थोड़ी सी रोमानियत है ना, यही बचा लिया जाए। होलसेल पूरा बचाने के चक्कर में तो मुझे लगता है पूरे थैले में छेद होते चले जाते हैं, बचता कुछ नहीं आपको है। नहीं लगता कि उम्र के हर पड़ाव में अलग किस्म का प्रेम होता है? अलग किस्म का स्कूल का प्रेम, कॉलेज का प्रेम, उसके बाद जब आप नौकरी में आते हैं, या फिर अगर आपकी Exactly. शादी वाला प्रेम। बिल्कुल, मेरा भी यही कहने का मतलब है। बट वही बात है, आप किसी भी उम्र का प्रेम उठा लीजिए, उसकी एक सेट एज है, उसके बाद उसका एक सेट टाइम पीरियड है, उसके बाद आप उसको स्ट्रेच करते हैं तो वो छितरने लगता है, जिसको हम कहते हैं। तभी मैंने कहा कि वो एक ऐसा एसेट है जिसका डेप्रिसिएशन बड़ा फास्ट है। और आदर्शवादी होके हम बहुत बातें करते हैं कि प्रेम बहुत छल से रहित है, या प्रेम बहुत प्योर है, पर 90% केसेस में प्रेम के बड़े सेट रूल्स हैं, जो उन्हें फॉलो नहीं करते वो गेम से बाहर हो जाते हैं। ये भी नहीं, आपको नहीं लगता ओवर द जनरेशन प्रेम की परिभाषा ही अलग होती जा रही That's why I है? said हमारे ना। माता पिता का प्रेम अलग था, आज जो बच्चों का प्रेम आप देखते हैं व्हाट्सएप जनरेटेड है या फिर सोशल मीडिया जनरेटेड है। तभी मैंने बोला कि अब ये पावर गेम में ज्यादा तब्दील हो गया है, प्योरनेस इसमें से खत्म हो गई है। और जो आपने हमारा शीर्षक हमारा है जो थोड़ा सा रोमानी हो जाए, मुझे लगता है बस उस रोमान में ही वो इतनी प्योरिटी बची हुई है कि बस आप उस रोमान तक ही रुकें। जब आप उसको बहुत ज्यादा फैलाने की कोशिश करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें फिर इंक्लूड होती हैं और इफ बर्ड्स लगने शुरू होते हैं। तो थोड़ा सा रोमानियत में थोड़े तक ही सीमित अच्छा है। जब आपने मनीषा जी प्रेम आधारित चीजें लिखना शुरू किया, बहुत सारे लोगों ने आपको जज भी किया होगा कि हो सकता है नो आपका कुछ हिस्ट्री रही हो, कुछ ऐसा बैकग्राउंड रहा हो, तभी ऐसा लिख रही है। उस चीज से कैसे आपने अपने आप को उबारा और फिर भी लिखती गई और किसी की परवाह नहीं करी? बिल्कुल, सबसे पहले लेखक के सामने यही सवाल आता है, उसकी कहानी में लोग अपने आप को किसी और को ढूंढने लगते हैं। मेरी एक कहानी है, लिली के फूल, एडोनिस का रक्त और लिली के फूल। वो 3 लोगों के बीच में दैहिक संबंधों की एक कहानी है, जिसको लेकर मुझे बहुत जज किया गया, क्योंकि वो एक युद्ध के परिप्रेक्ष्य में एक कहानी चल रही है, जहां 3 लोग आपस में एक प्रेम में 3 लोग हैं, और एक लव ट्रायंगल है। मतलब लव ट्रायंगल नहीं है, उस एक रात में 3 लोग एक साथ हैं, उस स्टोरी में है, उस कहानी में, और उनके पैरेलल एक युद्ध चल रहा है। तो ये कहानी हंस में छपी थी, और इस कहानी को लेकर बहुत सारी बातें हुई, और उसको लेकर जज करने की कोशिश की गई, उस पर बहुत सारे सवाल उठे। लेकिन मुझे लगता है कि कहानी लिखकर लेखक को उन्मुक्त होकर लिखना चाहिए, और कहानी लिखने के बाद लेखक को उस कहानी से बाहर निकल आना चाहिए। उसके बाद वो कहानी पाठक की होती है कि पाठक उसको कैसे लेता है। उस कहानी में जो प्रेम है, उस कहानी में जो एक किस्म की तात्कालिक लस्ट है, उसको पाठक कैसे लेता है। तो जब इस कहानी को लेकर बहुत सारे सवाल उठे, तो मैंने इस कहानी से अपने आप को, पाठकों को सौंपकर इस कहानी से अपने आप को अलग कर लिया था। लेकिन कई बार ये होता है कि आप कहानी को छोड़ देते हैं, कहानियां आपको नहीं छोड़ती। तो ये सवाल मेरे हर इंटरव्यू में पूछा जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे पास इसके बहुत सारे जवाब हैं। तो प्रेम को लिखने की और प्रेम को दर्ज करने की सीमाएं क्या होनी चाहिए? क्या इसकी कोई सीमा है? मुझे नहीं लगता कि कोई सीमाएं होती हैं। आज के समय में हम प्रेम, और अगर हम देखें कि संबंधों को लेकर LGBTQ और असेक्सुअल लोग भी आने लगे हैं इसमें, तो मुझे लगता है कि प्रेम की कोई सीमाएं नहीं होती। जहां भी जिस भी कोने में प्रेम पल रहा हो, उस प्रेम को अभिव्यक्त होना जरूरी है, चाहे तो उन व्यक्तियों द्वारा अभिव्यक्त हो, चाहे वो किसी और जो उस प्रेम को देख रहा परख रहा है वो उसे लिखे। तो मुझे लगता है कि इस संसार में जहां भी किसी भी कोने में किसी भी किस्म का प्रेम अगर हो रहा है तो उसे दर्ज किया जाना चाहिए, क्योंकि प्रेम के आयाम असंख्य हैं, प्रेम करने की वजहें असंख्य हैं, प्रेम में होना आपको असंख्य बनाता है। रश्मि जी, आपके दौर के प्रेम में और आज के दौर के प्रेम में आप क्या अंतर पाती हैं, और क्या इसके बारे में आप कभी लिखना पसंद करेंगी? लिखा भी है। मेरा नॉवेल वह साल 42 था, प्रेम के डिफरेंट शेड्स पर ही है। एक्चुअली मेरे पीढ़ी का भी नहीं, दादी नानी की पीढ़ी से शुरू होकर उससे भी पहले से लेकर आज जेन जी, मेरी बेटी बैठी है सामने, जेन जी के प्रेम तक की बात है।
जनरेशन जो कहते हैं, उसका ही डायलॉग है कि हम बोलते नहीं, इमोजीज में बात करते हैं तो बिल्कुल इनकी भाषा समझ के परे है। और ये हमारे लेखकों के लिए भी चैलेंज है कि अभी हमें इनसे इंटरेक्ट करना है, हमें इन्हें बताना है कि प्रेम क्या है। क्योंकि ये बात सच है नेहा कि इनकी पीढ़ी जिस प्रेम को जी रही है, या जो प्रेम इनके पास पहुंच के आ रहा है, उसमें मेमोरीज नहीं है। वो व्हाट्सएप और स्नैपचैट है जो बस खोलते ही खत्म हो जाता है। वो इंस्टेंट है, वो बहुत इंस्टेंट नूडल है, वो इंस्टेंट ही खत्म हो जाता है, इंस्टेंट ही शुरू हो जाता है, और 2-4 दिन बाद वो हवा भी हो जाता है। बहुत उसकी कोई याद नहीं, उसके कोई आंसू नहीं, उसका कोई दर्द नहीं। हमारी पीढ़ी ने जो प्रेम देखा, जो आई थिंक 2000 में हमारा चल रहा था प्रेम वाला समय, शाहरुख खान हमारा आदर्श हुआ करता था, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे और उसके बाद की तमाम। तो मुझे लगता है कि उस समय का प्रेम चिट्ठियों वाला प्रेम था, वो टेलीफोन बूथ, उस समय तक फोन उतने पॉपुलर नहीं थे, स्मार्टफोन, हाँ, पीसीओ जाके एक फोन के लिए हम और वो तरसते समय थे। का वेट करते थे जब पीसीओ में रेट्स कम हो जाते थे। तो मुझे लगता है कि वो इतनी तरस थी ना उस प्रेम में, इतनी आकुलता थी, और हम इतने तरसते थे बात तक करने के लिए कि वो आकर्षण बना रहा। आज की पीढ़ी वो आकर्षण खो देती है, क्योंकि इनके बीच वो बहुत उपलब्ध है, वो प्रेम वो हर जगह है, और वो जितना ज्यादा उपलब्ध होता जाता है वो उतना महत्व होता जाता है। और दूसरे, इनके पास ऑप्शंस बहुत हैं, हमारे पास ऑप्शंस नहीं होते थे, और हमारे पास फिर भी वो कमिटमेंट वाली बात थी कि यार दिल दे दिया है, जान भी तुझे ही देंगे अब। लेकिन अब वो बात नहीं है। अब तो जो गाने भी आप देख लीजिए फिल्म इंडस्ट्रीज में आते हैं कि तू नहीं कुछ और सही, एक रात की बात है, चल इश्क लड़ा लें, सब इस तरह के गाने। तो अब देखिए पूरा शिफ्ट है, पैराडाइम शिफ्ट है इन चीज़ों में। और यहाँ हम लेखकों के लिए चैलेंज है कि हम नॉस्टैल्जिक होते हैं, हम प्रेजेंट में आते हैं, लेकिन फिर ये भी है कि हम ये नहीं कह सकते कि हमारे समय में ही प्रेम था। ह्यूमन माइंड जो है बहुत डार्क होता है, ह्यूमन हार्ट उससे भी डार्क होता है। हो सकता है कि यार हम जिससे प्रेम में हो, कहीं एक साथ 2-3 और जगह पीसीओ पे लगा रहता हो लाइन में, तो ये नहीं कह सकते, दिल ही है, किसी पे भी आ जाता है। तो जी लीजिए बस जितने देर वो प्रेम आता है, लेकिन बहुत ज़्यादा उससे आशा मत रखिए, नहीं, क्योंकि दिल टूटता है तो बहुत दर्द होता है। ठीक है, जब वो आया बस उतनी देर का था, सुंदर था, लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि वो हमेशा के लिए है तो शायद बहुत दुख होगा। सुषमा जी, क्या इस बात पे बहुत डिबेट भी हो चुकी है, क्या एक वक्त में एक ही व्यक्ति से प्रेम हो सकता है, या फिर अलग अलग व्यक्तियों से अलग अलग लिहाज में भी प्रेम हो सकता है? आपने जवाब खुद ही दे दिया कि अलग अलग लिहाज से प्रेम को आप किस कंसेप्ट में देखते हैं। इस पे सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि प्रेम में अगर आप किसी के साथ, मतलब मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, चाहे मैं बैठे हैं सामने, चाहे कितने भी इनके प्रेम में हूँ, पर उसके बावजूद एक रेलवे स्टेशन पे एक बंदे को देखती हूँ जो अपनी फुल टाइम प्रेग्नेंट वाइफ के घुटनों पे बैठ के शू के लेस बांध रहा है। 2 मिनट का प्रेम उस पे भी आ गया तो आ गया, क्या कर सकते हैं कि व्हाट अ मैन। तो प्रेम को हम संकुचित खुद करते हैं कि हम ये कहें कि बस पति परमेश्वर टाइप वाली बातें हैं, ये वो एक कमिटमेंट है और हम एक कंसेप्ट में पूरी तरह से वहाँ ऑनेस्ट हैं। पर अगर हम प्रेम को देखें तो प्रेम एक स्त्री से, मुझे एक स्त्री से, एक बच्चे से, एक पुरुष से, प्रकृति से, कहीं से किसी भी तरह से हो सकता है। अगर हम उनके लिए केयरिंग हैं तो वो भी एक तरह का प्रेम है। अगर हम उनके लिए कुछ करना चाहते हैं आगे बढ़ के किसी भी तरह से समाज में भी, तो वो भी एक प्रेम से ही, संवेदना से ही तो प्रेम जागृत होता है। तो अलग अलग रूपों में बहुत। तो अगर आप किसी पुराने रिश्ते को याद भर कर रही हैं और अगर मे बी उससे कभी अचानक से मिलना हो जाए या प्लान करके भी मिलना हो जाए, क्या वो प्रेम सही है? पुराना प्रेम याद करना और उस प्रेम से मिलना और उस प्रेम की यादों को याद करना? भाई ये तो बड़ा फैब्रिकेटेड आंसर हो जाएगा। मैं कहूंगी कि याद नहीं आई, अब वो चैनलाइज थोड़ी है, आराम से आ जाती है। अभी बता देती हूँ, 10th में पढ़ती थी, जिसने फर्स्ट टाइम मुझे रास्ते में रोक के बोला था कि आई लव यू काइंड, अभी थोड़े दिन मैंने पहले देखा, इंस्टा पे मुझे फॉलो करने लगा। 10 मिनट मुझे सोचने में लगे कौन है यार, कौन है ये, नाम बड़ा फैमिलियर सा लग रहा है। वो पहली बार किसी ने ऐसा बोला होता तो जहन, वो बात अलग है, उसका बचपन होता। पहली कतार में बैठे He knows everything। मैंने सबसे पहले अतुल को ही दिखाया था, इसने मेरे को ना रास्ते में रोक के आई लव यू बोला और मैं घर आके बहुत रोई कि ये क्या था। मतलब वो बचपना था, उस टाइम इन चीजों को आप घबरा भी जाते थे कि ये क्या हो रहा है। तो अब स्माइल आई मुझे तो बड़ी सी, ये बड़ा एफर्ट किया बंदे ने ढूंढ के इतना इंस्टा पे इतने साल बाद। तो इट्स
ये आप पे है कि आप उसे कैसे लेते हैं। आप जैसे आप तीनों लोगों से मैंने एक चीज कॉमन सुनी कि अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग किस्म का प्यार होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत कम, बहुत रेयर ऐसा होता है कि बचपन का प्यार जो है शादी के मकाम तक और मरणोपरांत तक चले। बहुत कम ऐसे इंस्टेंस हैं। कई बार ऐसे प्यार शादी के मकाम तक पहुंचते भी हैं लेकिन टूट भी जाते हैं। तो ऐसी क्या परिस्थितियां आती हैं जिससे हमेशा ये प्यार जीवन पर्यंत बना नहीं रहता? एक तो मुझे प्यार का जीवन पर्यंत समझ नहीं आता। मैं और अतुल बेस्ट फ्रेंड्स हैं, हमारी कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी है, पर 5 साल बाद रोमांटिक से रोमांटिक स्विट्जरलैंड बैठ के भी हम बच्चों के बारे में क्लास की बात कर रहे थे यार, उसके एग्जाम ना निकल जाए। तो वो सारा, चाहे आप कितना भी रोमानी हो जाइए, कितना भी हो जाइए, एक सेट टाइम के बाद आपके पास बहुत ज्यादा रोमांटिक बातें बचती भी नहीं है कहने को। तो वो तो क्या उसके बाद आप करोगे। तो जीवन पर्यंत आपको सिर्फ बेस्ट फ्रेंड चाहिए, जो आपका क्लोज फ्रेंड, जिसके सामने आप ट्रांसपेरेंटली खुद को, मतलब आपको कुछ हाइड ना करना पड़े। बाकी प्रेम के शेड्स टाइम के साथ बदल जाते हैं, हर तरह से बदल जाते हैं। मनीषा जी, एक लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते, ये आपने नहीं, सुना होगा? बिल्कुल नहीं। हाँ? मेरे तो ये हो सकते ज्यादातर हैं? पुरुष ही दोस्त हैं और ज्यादा बेहतरीन दोस्त हैं। तो मुझे कहा भी जाता है कि मेरे बहुत पुरुष मित्र हैं। तो क्योंकि वो स्त्री होने का जो जजमेंटल हो जाते हैं हम स्त्रियां एक दूसरे के प्रति, उस संदर्भों में पुरुष कम होते हैं। वो आपको हो सकता है आधा ही सुने, लेकिन वो आपको अलग तरह से एनालाइज करते हैं। तो मैं बिल्कुल ये मानती हूँ कि ऐसा नहीं है कि स्त्री पुरुष दोस्त नहीं हो सकते। मेरे बहुत से ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने थोड़े दिनों बाद दोस्ती की सीमा तोड़ने की कोशिश की। मैंने कहा सुन, तू एक ही दोस्त है, तू कुछ और मत बन। तो मुझे लगता है कि दोस्तों को बहुत संभाल के रखना चाहिए, उनसे प्रेम नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो प्रेम करते ही बात खत्म होने लगती है। तो दोस्तों को संभाल। प्रेम पर तो किसी का जोर नहीं है ना। अब आप रोज मिलें, रोज चाय पिए, कुछ वक्त बाद वो व्यक्ति दोस्त से और ज्यादा अच्छा लगने लगता है, उसकी कंपनी अच्छी लगती है, उसकी बातें अच्छी लगती हैं, वो आपको अच्छा फील कराता है, अच्छी बातें बोलता है वो जो आपके पति नहीं बोलते हैं। तो इस तरीके से कई बार दोस्ती जो है कुछ और चीजों में तब्दील हो बिल्कुल जाती है। ऐसा नहीं है कि दोस्ती प्रेम में तब्दील नहीं होती, लेकिन प्रेम से प्रेम में तब्दील हो जाए, आप एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह समझना शुरू करें और प्रेम भी हो जाए, तो मुझे लगता है कि जब बात देह तक आती है तो वहां आकर चीजें थोड़ी सी मटमैली होने लगती हैं। तो मुझे लगता है कि ये शायद हम 3 अलग पीढ़ियों की स्त्रियां हैं यहाँ, तो हम अलग अलग तरीके से सोचते हैं। तो मेरे लिए लगता है कि पुरुष मित्र है तो वो प्रेमी ना हो सकता है रश्मि को लगता हो कि एक संकर किस्म की चीज हो जिसमें पुरुष मित्र भी हो, प्रेमी भी हो सकता है सुषमा को लगे कि नहीं 2-3 पुरुष हों और 2-3 प्रेमी हों और वो सारे के सारे मित्र भी हों। तो हम 3 अलग ढंग से सोचते हैं। मुझे लगता है कि मेरे जो मित्र हैं उनका साथ मेरे जीवन में बहुत लंबा बना रहा। कई बार उन्होंने मुझे रोक दिया मित्रता को लांघने से। कई बार स्कूल टाइम फ्रेंड नहीं, मैं जीवन भर की अगर बात करूं अब तक की भी, तो या तो उन्होंने मुझे रोक दिया मित्रता को लांघने से या मैंने, तो वो मित्रता लंबी चली है। अगर मैं अपने अनुभव की बात करूं तो मुझे लगता है कि स्त्री पुरुष बहुत अच्छे दोस्त हो सकते हैं। और आप अपने स्त्री होने को, जब वो स्त्रियों के मित्र होते हैं तो वो अपने आसपास की स्त्रियों को बहुत अच्छी तरह समझने की कोशिश भी करते हैं। तो मुझे लगता है कि स्त्री पुरुष की मित्रता, जो ये जेंडर का पावर गेम है, उसको थोड़ा सा माइल्ड करती है। रश्मि, क्योंकि आपने बॉलीवुड फिल्म्स का जिक्र किया और हमारी जनरेशन में खास तौर पर जो सीन्स होते थे ना, उसे बड़ा रोमांटिसाइज करते थे हम लोग। उसे चाहते थे कि हमारे एक्चुअल जीवन में भी ऐसा कुछ हो, कोई ऐसा आए, कोई ऐसी बातें कहे, या फिर ऐसी जगह हम बैठे हों पार्क में जहां पर इस तरह की रूमानी बातें हो रही हों। लेकिन आज की जनरेशन बहुत प्रैक्टिकल है, लेकिन वो प्रैक्टिकलिटी सिर्फ प्रेम तक सीमित नहीं होकर अपने माँ बाप तक भी पहुंच हर रही है। कुछ में वो कहाँ तक सही है? क्योंकि कहीं ना कहीं इमोशन से ही दुनिया चलती है। अगर आप बहुत हद तक प्रैक्टिकल हो जाएंगे तो काफी सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, रिश्ते खत्म हो जाएंगे, रिश्तों में खटास आएगी, रिश्तों में बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाएंगी जो बहुत प्रैक्टिकल होने से आपको उनसे दूर कर देंगी। पहले मनीषा जी ने बड़ी अच्छी बात कही, वो एक पंक्ति में बोल के ख़त्म करके फिर आपके सवाल पे आती हूँ कि मैं भी यही मानती हूँ कि ये जो दोस्ती और प्रेम का घालमेल है ना, ये बॉलीवुड ने किया है।
पुरुष बहुत अच्छे दोस्त हो सकते हैं और मुझे लगता है दोस्ती और प्रेम को मिलाना नहीं चाहिए, क्योंकि औरतों को सबसे ज़्यादा औरतें जो चाहती हैं अपने जीवन में, और हम लोग जो लेखन या कला से जुड़ गए हैं, हमें अच्छे दोस्त की तलाश ज़्यादा होती है बनस्पत एक अच्छे प्रेमी के, क्योंकि प्रेम टिकता नहीं है, दोस्त टिकता है। लेकिन ये पुरुषों की ज़रा कमज़ोरी है कि वो बहुत जल्दी थोड़े इमोशनल हो जाते हैं, वो दोस्ती से आगे बढ़ जाना चाहते हैं। तो यहाँ पे एक सीमा रेखा खींचना, जो देह की बात मनीषा जी ने की, शुद्धतावादी नहीं है हम, और लेखक तो होते भी नहीं हैं कलाकार, लेकिन फिर भी एक सीमा रेखा खींच के दोस्त को दोस्त रहने दो, क्योंकि मुझे तो एज ए वुमेन, और खास करके अब लिटरेचर में आने के बाद, एक दोस्त की तलाश बहुत अच्छी रहती है जिससे मैं हर तरह से खुल के बात कर सकूं। जो मेरा बड़ा अच्छा दोस्त हो वो मुश्किल से मिलता है। अब आपके सवाल पे आती हूँ कि आपने कहा कि आज की जनरेशन, मैं यहाँ पर थोड़ा पक्षपात रहित होकर बोलूँगी कि मुझे लगता है कि मेरी जनरेशन खास करके, सुषमा भी मेरे आसपास की ही होंगी, तो मुझे लगता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, हम लोग थोड़े इमोशनल फूल थे। हमने बहुत ज़्यादा एक यूटोपिया, हमने एक बड़ा समाज सा बना लिया था कि भाई ऐसी हमारी शादी होगी, ऐसा हमारा प्रेमी होगा, ऐसा ही हमारा घर होगा। लेकिन वो जब टूटता है तो बहुत बहुत दिक्कत होती है, और हम इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लेके एक रिश्ते में घुसते हैं कि हो सकता है हम सामने वाले का भी जीना हराम कर देते हैं, हो सकता है वो उतना रोमानी नहीं हो जितना हम हो। तो ये जनरेशन जो है बहुत प्रैक्टिकल है, ठीक है, साथ है, नहीं बना नहीं निभा, चलो आगे बढ़ जाते हैं, पर हम अच्छे दोस्त हैं। फिर भी हम तो ऐसे हालत में हो जाते हैं कि जीवन भर फिर शक्ल नहीं देखेंगे, दुश्मनी वाली बात जो हमारी जनरेशन में हो जाता था, कोसने लगना, आपने कई गाने भी सुने होंगे, जा तो मेरी दोस्ती को तरसे टाइप। तो नहीं, ये जनरेशन बहुत प्रैक्टिकल है, और टच वुड इसे ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि लाइफ जो है ना, लाइफ इज अ बिच, है ना, सॉरी टू यूज दिस वर्ड, लेकिन मुझे लगता है कि जीवन, बिच इज नो मोर अ कस वर्ड। ओटीटी के आने के बाद से ना बड़ी छोटी गाली है ये। तो जीवन इतना कर्स्ड है, इतना अभिशप्त है, और सब कुछ यहाँ इतना टेम्पररी है कि जितने प्रैक्टिकल ये पीढ़ी है ना, ये खे जाएगी, ये निभा ले जाएगी। तो इसे ऐसा ही होना चाहिए जैसी ये है। मुझे दिख रहा है आप कुछ पंक्तियां तैयार करके लाई हैं, अगर वो आप सुना दें यहाँ पर, और इस सेशन के साथ थोड़ा जस्टिस भी करें, क्योंकि बिना रुमानी पंक्तियों के सेशन बेमानी है। पर मेरे पास रुमानी कविताएं कम है। तो जो भी है आप जो प्रस्तुत करना चाहती हैं वो यहाँ सुना सकती हैं। तब तक मैं सवाल ले लेती हूँ, जब तक ये तैयार कर रही हैं सुषमा। बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो मानसिक तौर पर बड़ा बिखरा हुआ होता है। क्या उसके साथ प्रेम की अभिव्यक्ति या फिर रोमानी होना उसको एक बेहतर व्यक्ति बना सकता है, उसे जोड़ सकता है? आज के ज़माने में ये बड़ा रिस्की कंसेप्ट हो चुका है। कुछ लोग वाकई बिखरे हुए होते हैं और कुछ लोग प्रिटेंड करते हैं, और ये जानना, पहचान पाना कि कौन एक्चुअली में नीडी है और कौन सिर्फ प्रिटेंड कर रहा है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है। एक दो बार हमारे जैसे संवेदनशील लोग धोखा खाने के बाद, जिसको हम, जैसे मैंने एक पंक्ति लिखी थी अपने उसमें कि दोस्तों ने दोस्ती में मोहब्बत चाही और मोहब्बत ने पता नहीं क्या क्या चाहा। तो मैं जैसे मनीषा दी की बात को अगर मैं एक्सटेंड करूं तो उसी पे अगर मैं वापस जाके दोबारा आती हूँ कि एक सीमा रेखा बहुत ज़रूरी होती है। दोस्त को दोस्त की तरह ही रखना चाहिए, और प्रेम तो ऑलरेडी ओवरडोज हो चुका होता है। तो हमारे जैसे लोग एक टाइम के बाद चीज़ी लाइन्स से खुश नहीं होते, प्यार भरी रोमानी और चीज़ी लाइन से। यहाँ पे ब्रेन में कुछ होना चाहिए, बात करने की इंटेलेक्ट और वो सब होना चाहिए, तभी आप, और वो चीज़ दोस्ती में अच्छी लगती है। इसी तरह से जो बिखराव है, बहुत लोग लेखक को अप्रोच इसलिए भी करते हैं क्योंकि हम इस तरह की बातें लिखते हैं, वो उनको मेंटोर की तरह देख के कि मैम ये प्रॉब्लम है लाइफ में। नहीं, ऐसा कई बार होता होगा कि आप जो लिखती हैं लोग सोचते होंगे कि जाती तौर पर भी आप वैसी हैं, जबकि वो आपकी सिर्फ अभिव्यक्ति है। जाति तौर पे अगर देखिए, सब चीजें आप बीती तो नहीं हो सकती, पर वो जरूर मैंने कहीं तो देखी है, मेरे आसपास किसी पे घटी हैं। और यही एक राइटर के पास सबसे बड़ा यूएसपी होता है कि वो जग बीती को आप बीती की तरह महसूस कर पाता है। वो पेन को कायातरन उसको जब बोलते हैं कि जिसके साथ घटा है, चाहे वो कोई रेप विक्टिम है, चाहे सेक्स एब्यूज है या किसी भी तरीके का कुछ, जब हम उस कहानी को लिखते हैं तो हम उसमें कन्वर्ट हो चुके होते हैं। तो इसलिए बहुत सी कहानियों को, जो मनीषा दी से आपने लाइन कहाँ पर ड्रॉ करनी चाहिए? लाइन कहाँ पे ड्रॉ करनी चाहिए? जब आपसे कोई मिलने आता है, आप एक बात समझिए, अगर कोई वाकई उससे बाहर निकलना चाहता है,
1 बार 2 बार, बहुत हुआ 3 बार, फिर चौथी बार कह देना चाहिए भाई भगवान थोड़ी है, इतनी लातें खा के हमारा जीवन भी चल गया, तेरा भी चल जाएगा, बस इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। बस। तो आप तैयार हैं अपनी पंक्तियों के साथ? तुम रश्मि जी को सुन लेते हैं। बहुत छोटी छोटी 2 कविताएं पढ़ूंगी, क्योंकि प्रेम की बात चल रही है और नई पीढ़ी बैठी हुई है, तो एक तरह से एक जीवन के अनुभवों का निचोड़ है। याद रखना था, जो चीज़ जहाँ की है उसे वहीं सलीके से धरो। चीज़ों के लिए हमने ये कई बार सुना, जबकि इसे याद रखना था सिर्फ अपना हृदय कहीं भी रखते हुए। छोटी सी कविता है, क्योंकि स्त्री के प्रेम पे बहुत बात होती है और मैं भी मानती हूँ कि स्त्रियों का प्रेम अलग होता है पुरुषों से। तो एक जाती हुई औरत, ये सब प्रेम नहीं, ये प्रेम के बाद की कविता है। प्रेम में कुछ लिखा नहीं जा सकता। प्रेम में क्या करा जा सकता है? प्रेम में सिर्फ प्रेम डूबा जा सकता है। प्रेम में प्रेम को जिया जा सकता है। सब कुछ जो निकलता है वो प्रेम के बाद आता है। एक जाती हुई औरत ले जाती है अपने साथ अतीत के चुंबन, पश्चाताप से भरी तुम्हारी आत्मा के अश्रु, और पीछे छोड़ देती है वे सभी दुस्वप्न जो प्रेम के नाम पर उसने समेट लिए थे। तुम कभी नहीं जान सकोगे जाते हुए उसकी आंखें नम थी या नहीं। अब तुम्हारी ओर उसका हृदय नहीं, उसकी जाती हुई पीठ है। मनीषा जी भी तैयारी कर चुकी हैं, वो भी हमें कुछ सुनाएंगी। प्रेम पे ही सेशन है मैम, प्रेम में डूब जाना है आज। दरअसल हम हमेशा सोचते हैं कि मेरा प्रेम कैसा हो, तो ये उस पर बात है कि उम्र के साथ आपका पर्सपेक्टिव कैसे नहीं, बदल जाता है। अब क्योंकि इतनी बात यहाँ पर हो चुकी है, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि प्रेम जो है, आप अपने पुराने प्रेम से नए प्रेम में बहुत कुछ सीख लेते हैं। वो जो फासला होता है ना, वो आपको एक बेहतर और मैच्योर इंसान बना देता है। और हो सकता है उम्र के अलग अलग पड़ाव में जो व्यक्ति आपका प्रेमी है या जो भी लवर जिसे कहेंगे, वो वैसा ना हो जिसकी कल्पना आपने आज से 20 साल पहले करी थी। वो उससे बिल्कुल जुदा हो सकता है। एक छोटी सी कविता है। एक नंबर हुआ करता था फोन में, जिसके साथ मुस्कुराहट जड़ी थी। उस नंबर का स्क्रीन पर आना मेरे दिन की शुभ शुरुआत का होना होता था। वह नंबर मेरी सलामती पूछा करता, मेरी परवाह करता, मेरे साथ रहता। अब वह नंबर मेरी कांटेक्ट लिस्ट में नहीं है। 10 बरस से ज्यादा हुए, पर वह मेरी उंगलियों को आज भी याद है। कभी कभी अनमनेपन में टाइप कर देती हूँ स्क्रीन पर, फिर मिटा देती हूँ। इकलौता नंबर है जो मुझे याद है, और जिसे याद कर मुस्कुराहट, गुस्सा और आंसू तीनों एक साथ आते हैं। और सुना सकती हैं अगर आपकी कोई और। सुषमा जी तैयार है तो वो सुना सकते हैं। ऐसे ही छोटा सा गद्य का एक हिस्सा सुनाना चाहूंगी। मैं 18 साल की थी और मैं जानती थी मेरा प्रेमी कैसा होगा। मैं अच्छी तरह से जानती थी कि उसे होना होगा लंबा, और उसे गाना होगा गिटार पर मेरे लिए बीटल्स। लेकिन जब मेरे जीवन में प्रेम आया तो वो लंबा नहीं था, वो सांवला था, और उसने बीटल्स का नाम तक नहीं सुना था, और वो आवाज कर करके चबाता था। और जब मेरे जीवन में वह प्रेम आया तो वो बिल्कुल भी उन कल्पनाओं जैसा नहीं था जो मैंने तमाम जिंदगी उसके लिए की थी। लेकिन फिर भी वह प्रेम था, और उसके होने के मायने मेरे प्रेम के मायनों से न जाने कब आ जुड़े। सुषमा जी सुनाएंगी अब कुछ। मैं बस छोटी सी 2 पंक्तियां सुना नहीं, देती हूँ। छोटे का तो स्कोप ही नहीं है इतना। 2 पंक्तियां तो यहाँ पर चल ही नहीं रहे। ट्रेन की खिड़की से बाहर वह देख रहा था खेत, खलियान और खिली हुई सरसों। मैं देख रही थी खिड़की के कांच पर उभरता उसका अक्स। उसने कहा,
यहाँ कितनी बरकत है। मैंने कहा बहुत। अच्छा, थोड़ा रोमांस से हटकर ही सुना दूं? रुमान पे ही चलेगी। जो फ्लेवर है ये इस सेशन अच्छा, का। ठीक है। रुमानी होना ही पड़ेगा आपको, भले ही आपके हस्बैंड आगे बैठे हो। हाँ, ये गलत जगह है एक्चुअली नहीं लाने की। अच्छा, चलिए, ठीक है। मेरे पास नहीं था सलीका प्रेम का। मैंने मौन की छोटी छोटी ढेरियां सजा दी उसके इर्द गिर्द। मैंने इंतजार किया वह इन सब कच्ची ढेरियों को गूंथ कर बना लेगा एक अदद बात, एक प्रेम की बात। मौन की ढेरियां गूंथी जाती हैं बहुत आहिस्ता आहिस्ता अंजुरी भर एहसासों के पानी से। मैं इतनी बेसलीका थी कि मान बैठी यह सब प्रेम करने वालों को पता होता है, और इतनी बेसलीका कि भूल बैठी यह हुनर भी आदम की जात को सीखने में जमाने लगे हैं, कभी तो जन्म भी। प्रेम और मोह के बीच की बात अधूरी रही सदा। मोह ने ओढ़े प्रेम के आवरण, मोह के पास नहीं थी प्रेम की अंजुरी। मोह के पास थे लबालब बादल और उद्गिन बरसात ने बहा दी डेरियां। ऐसा होना किसका कसूर था। रश्मि जी, अब जो लोग ये कहते हैं कि हम कभी रोमानी नहीं हुए, हमें कभी प्यार ही नहीं हुआ, हम तो ऐसे ही खत्म हो गए, तो उन पर यकीन आता है आपको? कभी किसी को ऐसा हो सकता है कि जीवन में प्रेम ना हुआ? बिल्कुल नहीं, ऐसा संभव ही नहीं है। बिना प्रेम के, तो मैंने पहले ही कहा कि जीवन ही संभव नहीं है। कई बार ये होता है कि साहस की कमी होती है, खास करके स्त्रियों में भी साहस, और इवन कि लड़कों में भी साहस की कमी होती है। पूरा जीवन आसपास रह के भी कह नहीं पाते, तो वो साहस की कमी है बस, या संकोच है। और मुझे लगता है नेहा, ज़रूरी भी नहीं है कह दिया जाना, वो आकर्षण बना ही रहता उम्र, क्योंकि प्रेम जो चीज़ है ना, मुझे लगता है कि हमने सच में बड़ी बड़ी बातें तो कर दी हैं, प्रेम के आसपास बुन दी हैं, लेकिन बहुत शॉर्ट लिव्ड चीज़ है। जैसा सुषमा भी कह रही थी, बहुत बहुत क्षणिक है, बहुत कम दिनों का है। तो जितने दिन के लिए आता है ना, बना रहे, और जितना हम एक दूसरे को जानते रहते हैं वो ख़त्म होता जाता है, नष्ट होता जाता है, या शायद उसका स्वरूप बदलता जाता है। तो अगर हमने ना कहा ना किसी को, और हम उस आकर्षण को बनाए रखें, तो शायद ताउम्र वो हमारे बीच कहीं जिंदा रहता है। और ये सिर्फ मैं स्त्री पुरुष के बीच के प्रेम की बात कर रही हूँ, या दो कपल्स के बीच के प्रेम की बात कर रही हूँ, रोमानी होने की बात हो रही है। बिल्कुल तो बिल्कुल। इसके अलावा जो प्रेम का वृहत रूप है, जो संत सन्यासी जो प्रेम के लिए बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मुझे वो प्रेम एटलीस्ट इस दुनिया में नहीं दिखता है। यहाँ प्रेम बहुत पावर गेम है, गिव एंड टेक की बात है, बहुत सारे उसके साथ एक्सपेक्टेशन जुड़े हुए हैं, लेकिन जो कुछ दिन होते हैं प्रेम में, वो सच में बहुत प्रेम के होते हैं, और मुझे लगता है वही कुछ दिन हमारी थाती होते हैं। मनीषा जी, क्योंकि आपने ये भी कहा कि बहुत सारे आपके ऐसे पुरुष मित्र हैं जो आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं, कई बार हमने आज की जनरेशन में भी देखा है, वो एक्सपेक्टेशन शायद हमारी जनरेशन में नहीं थी, और आज की जनरेशन में जो सोशल मीडिया का एक फ़र्क आ गया है, प्रेम की जो परिभाषा है सारी रील्स के इर्द गिर्द घूमती है, कौन सा ट्रेंडिंग सॉन्ग है, कौन सा ऑडियो यूज़ होगा, कौन सी हम आज नई रील भेजेंगे जिससे हमारे प्रेम का इजहार होगा। ये जो फ़र्क आया है प्रेम के इजहार में, क्या ये आने वाले वक्त में चीज़ों को बिल्कुल प्रेम से जुदा कर देगा, और सिर्फ चीज़ें शारीरिक रह जाएंगी, और रूहानी और इन सब चीज़ों से इन लोगों को कोई मतलब आपकी जनरेशन और आज की जनरेशन में शायद रूहानी का मतलब भी लोगों को ना पता हो, रूहानी होता क्या है? नेहा, मैं एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो कहूंगी, अभी बात चल रही थी कि प्रेम मिट जाता है, तो मैं ये मानती हूँ कि प्रेम की एक एक्सपायरी डेट होती है, हर चीज की एक एक्सपायरी डेट होती है, तो प्रेम की भी होती है। जहां तक इस पीढ़ी की बातें हैं, तो मैं इस पीढ़ी को छोड़ दूं, और बिल्कुल अगर रिवर्स करके हम बिल्कुल मेरी माँ के समय के प्रेम की बात करूं, तो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जब जो दो लोग प्रेम कर रहे होते हैं वो अपनी नई भाषा गढ़ते हैं, और हर दो प्रेम करने वालों की अपनी भाषा होती है। तो जब ये बच्चे भाषा भी भूल जाएंगे, तब भी हर एक इंडिविजुअल के प्रेम की अपनी भाषा होगी, क्योंकि प्रेम अपना भाषा, अपना व्याकरण खुद तय करता है। अगर हम एक के प्रेम में हैं, तब भी उसके साथ आपकी भाषा और उसका व्याकरण अलग होगा, और अगर हम उस प्रेम से आगे निकलकर किसी और प्रेम में पढ़ते हैं, तो उसकी भी भाषा और व्याकरण अलग होता है। तो इन नए बच्चों की बात करें,
भले चाहे ये इमोजी में बात करें, लेकिन इनके हर बार वह व्याकरण बदलेगा। और जिस दिन मुझे लगता है कि भाषा बिल्कुल ही घालमेल होकर एक वैश्विक भाषा बन जाएगी, तब भी जब दो लोग प्रेम कर रहे होंगे तो एक अलग ढंग से करेंगे, उनकी स्मृतियां अलग ढंग से बनेंगी, उनका जो पहली बार जो इजहार का तरीका होगा, जरूरी नहीं है कि हर दूसरे व्यक्ति के इजहार के तरीके से हो, किसी गाने से या किसी रील के शेयर करने से। मुझे लगता है कि हो सकता है एक थप्पड़ से शुरू हो और बाद में वो प्रेम बन जाए। तो जितने सरकमस्टांसेस होते हैं प्रेम में एक दूसरे से टकराने के, उतनी ही तरह की भाषाएं होती हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आगे नई पीढ़ी को भाषा का या इजहार करने का कोई टोटा पड़ने वाला है, क्योंकि हर प्रेम मौलिक होता है। सुषमा जी, कई सारी माइथोलॉजिकल फिल्म्स आजकल आ रही हैं और इसमें जो भगवान राम सीता से कैसे प्रेम करते थे, उसका जो चित्रण और जिस तरीके से उसका पोर्ट्रेयल किया जा रहा है हिंदी सिनेमा में, आपको क्या लगता है एक डाइल्यूशन आ गया है ताकि आप उसको ज्यादा कमर्शियलाइज कर सके? क्योंकि मुझे तो काफी अजीब लगा जब मैंने राम और सीता को एक रोमांटिक मतलब एक नाव थी उसमें ऐसे प्रॉपर पोज करते हुए एक डांस सीक्वेंस में ऐसे डांस करते हुए देखा। मेरे लिए थोड़ा सा उसको जस्ट कर पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आपको लगता है कि इस तरह का पोर्ट्रेयल जरूरी है? नहीं, बल्कि मैं इसके बहुत बहुत सख्त खिलाफ हूँ। मुझे लगता है कि माइथोलॉजी को एक नए तरीके से दिखाना अच्छी बात है। मेरा सवाल दरअसल ये नहीं था मनीषा जी, मैं ये जानना चाह रही थी कि क्या वो सॉन्ग पोर्ट्रेयल नेसेसरी है? मैं उस फिल्म का नाम नहीं लूंगी, वो जाहिर तौर पर सारे लोगों ने वो फिल्म देखी होगी, लेकिन जिस तरीके से अगर आप अपने राम और सीता का चित्रण कर रहे हैं, उन्हें एक नाव पे दिखा रहे हैं और एक बकायदा एक रोमांटिक सॉन्ग चल रहा है जिसमें सीता जी एक बड़ी सेक्सी साड़ी में दिखाई दे रही हैं, वो मुझे जाती तौर पर मेरे गले नहीं उतरता। नहीं, मैं भी उसके बहुत अगेंस्ट हूँ नेहा जी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, बाय द टाइम प्रेम बहुत सात्विक से भौतिक उस तक आया है, पर हम जिस जमाने की फिल्म बना रहे हैं उस सतयुग की ही बना रहे हैं और उसमें प्रेम की एक बहुत मुझे कहना चाहिए कि प्रेम एक छोटा शब्द है। प्रेम से बड़ा शब्द आता है सम्मान। सम्मान उससे भी, अगर जिससे आप प्रेम करते हैं, अगर आपके मन में उसके लिए सम्मान खत्म हो चुका है तो आप, मुझे नहीं लगता कि बहुत प्रेम में भी रह गए, या फिर एक इल्यूजन में है, जस्ट एक मोह में है। अब इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। मैं अभी थोड़े टाइम पहले, आशुतोष राणा बहुत प्रिय हैं, दादा है मेरे, तो उनके साथ एक रीडिंग में थी, सीटिंग के उसमें, तो उनका रोल वो राम सीता से रिलेटेड कुछ वो था, तो वो संवाद हम सुन रहे थे। तो वहां पे एक वो आता है कि सीता और राम के बीच के संवाद में तुम आ रहा था। दादा ने एकदम वहां पे रोका कि ये राम और सीता की कहानी है, तुम कैसे हो सकता है? राम सीता को या सीता राम को तुम कह के एड्रेस नहीं करेंगे, वो हमारे अंदर नहीं जाएगा, हम उस तरह से पले बड़े ही नहीं है और वो नहीं ले पाते, हमारा एक बैरियर लगा हुआ है। और चाहे अब ये तर्क दिया जाए कि आज की यूथ तक पहुंचने के लिए हमें उस भाषा या उस पोर्ट्रेल तक जाना होगा, तो मैं यहाँ पे दादा की बात कोट करूंगी कि उन्होंने कहा था कि वही मेरा भी यही विचार है कि उनको वहां तक लाना है, उनके वहां तक जाके स्तर नहीं गिराना है उनका, बल्कि स्तर उठाना है कि हमारी माइथोलॉजी इतनी श्रेष्ठ थी और इसमें प्रेम से भी बहुत पहले सम्मान आता था और वही सम्मान सर्वोपरि है। मैं यहाँ सुषमा से थोड़ा सा डिफर करूंगी। भले ही हम अपने पुराणों को बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब गंगा का, अगर आपने महाभारत देखा हो तो गंगा का जब उत्तरीय उड़ जाता है तो वहीं पे बैठे बैठे जो बहुत हमारे सम्मानीय महानुभाव जिन्हें हम कह सकते हैं, उन्होंने गंगा पे कमेंट्स किए थे। तो हम पुराणों को पूरी शुचिता में ना बांधकर हम उनको एक साइकोलॉजिकल अध्ययन, कमर्शियलाइजेशन आपके पुराणों से जुड़ा हुआ क्या जरूरी है? क्योंकि वो बिना कमर्शियलाइजेशन के भी आप वो पॉइंट रख सकते हैं, उसमें किसी गाने और किसी खास तरह की चित्रण की जरूरत नहीं होती है। मेरा सवाल ये था दरअसल। हाँ, उसमें आपकी सीता जी क्या डिजाइनर ड्रेस पहने, उस पे लोगों का ध्यान नहीं बल्कि कहानी पे लोगों का ध्यान फोकस होना चाहिए, ये आपका एक कोशिश होनी चाहिए। बिल्कुल, मैं मानती हूँ, लेकिन हमें ना पुराणों को शुचिता में नहीं बांध सकते। वहाँ पे भी बहुत सारी नकारात्मकता। शुचिता की बात से ज्यादा यहाँ जो बात आती है ना कि अगर हम
किसी पौराणिक उसको उठा रहे हैं तो ऑब्वियसली अगर हम द्रौपदी का चीर हरण दिखा रहे हैं तो वो वैसे ही दिखाया जाएगा, पर उसमें जो संवाद की भाषा हम लेंगे या जिस तरीके को कैमरे के एंगल जो रखेंगे वो उस तरीके से होने चाहिए जो शालीनता की लिमिट क्रॉस नहीं कर रहे। नेहा बात मैं वही यहाँ है। पर रश्मि जी। हाँ नेहा यहाँ पर मैं मनीषा जी से सहमत हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मिथक हमेशा समय के साथ बदलते हैं। मिथक कोई फिक्स चीज़ नहीं है, एंटिटी नहीं है कि आप उसे बदल नहीं सकते। और दूसरे फिल्म के परे की बात कहूँगी, आपने जो पॉइंट दिया सम्मान वाली बात से मैं सहमत हूँ सुषमा, लेकिन हम देह को लेकर इतना सुचिताबाद क्यों करते हैं? अगर राम और सीता के बीच जिस किसी भी फिल्म की बात हो रही हो, मैंने नहीं देखी है, मैं समझ पा रही हूँ लेकिन मैंने नहीं देखी है वो फिल्म। मुझे भी पता है कि एक उसमें पोर्ट्रेयल जो था संवेदनशील नहीं था, लेकिन एक जनरल बात मैं कहूंगी कि राम सीता के बीच हम प्रेम क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि हमारी पूरी संस्कृति ही प्रेम पर है, चाहे वो राधा कृष्ण का प्रेम हो या राम सीता का प्रेम हो। तो अगर राम सीता के बीच प्रेम दिखाया जाता है तो मुझे लगता है ये कई धारणाओं, पूर्व धारणाओं को तोड़ेगा, कई छवियां टूटेंगी और बहुत सारा कुछ जो हमने बांध दिया ना, हमारी सोसाइटी जो है, हम एक तरफ तो कामसूत्र की सोसाइटी है, लेकिन आज हम जहां पर आ गए हैं हम बहुत ब्रैकेटेड हो गए हैं। लेकिन फिर भी खजुराहो मंदिर अपने बच्चों को नहीं ले जाते। नहीं वही तो, क्यों ले नहीं ले जाते? मतलब हम प्रेम और देह को अलग अलग करके रख तो देते ये हैं, फासिज्म लेकिन ही है मुझे ना, लगता कहीं है ना बिल्कुल कहीं। ये फासिज्म है और हम बात नहीं करना चाहते। जनसंख्या में हम सबसे ज्यादा हैं पर हम बात नहीं करेंगे देह पे, देह के प्रेम पर हम बात नहीं करेंगे और हमारे बच्चे वो सीखते नहीं है, बाहर जाके सीखते हैं। एक फिल्म भी आई थी बड़ी अच्छी, बार हम फिल्म की ओर लौट रहे हैं। हम साहित्यकार, खास करके मैंने जितना मनीषा जी का ही साहित्य पढ़ा है, बार वर्जनाओं को तोड़ने की बात करती हैं। तो मुझे लगता है टैबूज टूटना जरूरी है। तो जो कुछ भी है, अगर राम सीता है तो वो भी तो हमारी तरह पुरुष और स्त्री थे और प्रेम करके लव कुश का जन्म हुआ होगा ना, तो प्रेम को दिखाया क्यों ना जाए? प्रेम को दिखाया तो जाएगा ही, और प्रेम तो सुंदर ही दिखाया और जाएगा। सुंदर ही दिखाया, प्रेम जैसे को नाव सुंदर पर वो दिखाया जो जाए, कह रहे पोर्ट्रेयल हैं। में थोड़ा सा प्रेम की हमारे इतनी को अच्छी खाली व्याख्या रहना है। आप तीनों ने की। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस मंच पर शामिल होने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मनीषा जी, रश्मि जी और सुषमा जी। और उम्मीद करेंगे कि जब साहित्य होगा आप इस मंच पर आएं और अगली व्याख्या किसी और चीज की करेंगे हम यहाँ बैठकर। आपके प्रश्न बहुत सुंदर थे। थैंक यू।